यूपीएससी की ट्रेनिंग बहुत ही फियर्स है, बहुत ही कम्पिटिटिव है। कोचिंग कितने हद तक प्लेज अ पार्ट एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो आपको यूपीएससी क्वालिफाई कराने में आपको हेल्प करती है। यूपीएससी क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी मोर देन एकेडमिक प्रोग्रेस इवेंचुअली काउंट करती है। लेकिन ये कहना कि अगर आप एकेडमिकली ब्राइट नहीं हैं तो भी आपका बहुत अच्छा चांस है यूपीएससी क्लियर करने का, सर ये बच्चों को मिसलीड करने वाली बात है। सर एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई है। अगर रिजल्ट 1% बच्चों का आ रहा है, लेकिन ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो 99% बच्चों पर टिकी है जिनका रिजल्ट नहीं आएगा। और ये हमारे सर इकोसिस्टम की एक डार्क रियलिटी है। ऐसे टाइम पे यूपीएससी एस्पिरेंट जो इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाता है, उसके पास क्या क्या आगे ऑप्शंस और चैलेंजेस आ जाते हैं? आप यकीन नहीं मानेंगे, मेरे पास आईआईटी के बच्चे आते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का पता नहीं होता। ऐसा कौन सा मिस्टेक लगता है जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स करते हैं जो कि इरेडिकेट होना चाहिए? इस चीज को अपने आप को हर दिन याद दिलाना कि मैं एक एग्जाम के लिए बैठ रहा हूँ, ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, तो मैं दिन में जो भी करूंगा वो इस एग्जाम के लिए करूंगा। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू सनी साइड अप। आज के एपिसोड में हमारे साथ आतिश माथुर जी हैं। आतिश माथुर जी यूपीएससी स्टूडेंट्स को कोचिंग भी देते हैं और इट्स नॉट जस्ट द ट्रेनिंग, यूपीएससी की वेलनेस के बारे में भी बताते हैं, मेंटालिटी सेटअप के बारे में भी बताते हैं कि आपको ऐसे हार्डशिप कोचिंग में अपनी मेंटालिटी कैसे रखनी है। इन्होंने लॉ भी किया है, इवन दो ही प्रैक्टिसेस लॉ बहुत मिनिमल करते हैं, लाइक स्टूडेंट केसेस एंड स्टफ जो कि होते हैं, जो इनसे हम पूछेंगे। तो विदाउट फर्दर अडू मैं आपको आतिश माथुर जी से मिलाता हूं और बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक से हमारे पास बात करने के लिए आज हम इंडियन गवर्नमेंट पे भी बात करेंगे, यूपीएससी की कोचिंग पे भी बात करेंगे एंड प्रोज एंड कॉन्स ऑफ अभी जैसे कि हमारा करंट इलेक्शन सिस्टम हुआ है, इसके बारे में भी समझेंगे। तो बहुत सारे टॉपिक्स है। तो आतिश जी, फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू द स्टूडियो। आपका प्राइमरीली आप एजुकेशन यूपीएससी स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं, आई शुड से। यूपीएससी की ट्रेनिंग बहुत ही फियर्स है, बहुत ही कम्पिटिटिव है एंड द रेशियो ऑफ सीट्स एंड अगर आप रेशियो ऑफ सीट्स एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो compete कर रहे हैं देखें तो वो रेशियो बहुत ही एक्सपोनेंशियली बढ़ा है। लाइक फॉर एन एग्जाम्पल मैं अपने लैंग्वेज में बोलूँगा कि अगर आपके 100 सीट्स निकलते हैं तो उसके पीछे आई थिंक प्रिपेयर करने वाले भी 25,000 लोग होते हैं। बिल्कुल, इफ आई एम रॉन्ग यू कैन करेक्ट मी। सो मिलना 100 ही लोगों को है और जो बाकी लोगों का वेदर दे डोंट क्वालिफाई है, उनको सीट नहीं मिलती है और दे गेट अनलकी, दे गेट अनदर चांस ऑल्सो। बट आई नीड टू मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि एक यूपीएससी स्टूडेंट व्हेन ही गोज थ्रू ऑल दिस, उनका कैसा माइंडसेट रहता है, कोचिंग कितने हद तक प्लेज अ पार्ट एंड व्हाट आर द अदर फैक्टर्स जो आपको यूपीएससी क्वालिफाई कराने में आपको हेल्प करती है अदर देन जस्ट योर एजुकेशन, बुक एजुकेशन? सर देयर आर 2 पार्ट्स टू दिस डिस्कशन। पहला, जब भी हम कहते हैं कि ये एक अच्छा बच्चा है तो वो अच्छे बच्चे की डेफिनेशन क्या है, और दूसरा जब हम यूपीएससी के नंबर्स को देखते हैं जी, तो वो एक्चुअल रियल नंबर्स क्या हैं और वो प्रोजेक्टेड नंबर्स क्या हैं जी, और पूरा खेल इन्हीं दोनों चीजों पे है सब। सो व्हेन वी से दैट एक्स इज अ गुड स्टूडेंट, उसके 2 मतलब हो सकते हैं कि वो बच्चा एकेडमिकली ब्राइट है और दूसरा वो बच्चा सिंसियर है। जरूरी नहीं है कि वो दोनों क्वालिटीज एक ही बच्चे में हो। बहुत ऐसे बच्चे होते हैं जो एकेडमिकली ब्राइट होते हैं लेकिन शायद कंसिस्टेंट नहीं होते। जी, बहुत अच्छे बच्चे होते हैं जो कंसिस्टेंट होते हैं लेकिन एकेडमिकली ब्राइट नहीं होते। जी, तो आवर डेफिनेशन ऑफ अ सीरियस स्टूडेंट और ऑफ अ गुड स्टूडेंट, सर यही बहुत डिस्टॉर्टेड है। जी, एंड यूपीएससी क्लियर करने के लिए कंसिस्टेंसी मोर देन एकेडमिक प्रोग्रेस इवेंचुअली काउंट करती है। जी, लेकिन ये कहना कि अगर आप एकेडमिकली ब्राइट नहीं हैं तो भी आपका बहुत अच्छा चांस है यूपीएससी क्लियर करने का, सर ये बच्चों को मिसलीड करने वाली बात है। बिकॉज सर अनफॉर्चुनेटली हम जिस इकोसिस्टम में बैठे हैं, एंड आई एम थैंकफुल वी आर हैविंग एन ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन अबाउट दिस, सर एजुकेशन एक इंडस्ट्री बन गई है।
मतलब तो इसका मतलब ये है कि देयर इज सम सस्टेनेबिलिटी इन्वॉल्व। अगर रिजल्ट 1% बच्चों का आ रहा है, लेकिन ये जो पूरी इंडस्ट्री है वो 99% बच्चों पर टिकी है जिनका रिजल्ट नहीं आएगा, तो फिर क्या होता है कि हम बच्चों को ये दिलासा दिलाते हैं, उनको ये कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कि आपसे हो जाएगा और आप में वो कैपेबिलिटी है, आप में वो टैलेंट है। शायद वो ना हो, शायद वो बच्चा कुछ और करे और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जी, लेकिन हम उन फैक्टर्स को कंसिडर नहीं करते और ये हमारे सर इकोसिस्टम की एक डार्क रियलिटी है। तो ये मतलब अगर किसी को एक सेल्फ इवैल्यूएशन करना है और कि समझना है कि क्या मैं यूपीएससी करना मुझे चाहिए कि नहीं, यूपीएससी के लायक सब हैं, इट्स एट द एंड ऑफ द डे सर इट्स अ गवर्नमेंट जॉब जी, बट क्या आप उस प्रोसेस से गुजरना चाहते हैं? सर 2 सवालों के जवाब अपने आप को देने होते हैं। पहला कि क्या मुझे जनरली पढ़ाई पसंद है। मैं नहीं कह रहा कि आप IIT IIM आप जैसे फर्गसन कॉलेज चले गए, बॉम्बे यूनिवर्सिटी जेवियर्स चले गए, DU चले गए, अच्छे अच्छे लॉ स्कूल्स चले गए, मैं उसकी बात नहीं कर रहा। आपको पढ़ाई पसंद है और क्या आप कंसिस्टेंटली 6 से 8 घंटे, साल 1.5 साल, हफ्ते के 6 दिन अच्छी पढ़ाई कर सकते। मैं ये भी नहीं बोलता 6 से 8 घंटे आप एट अ स्ट्रेच घंटा पढ़िए, लेकिन जो आप अनअडल्ट्रेटेड वो 1 घंटा पढ़ते हो सर उसमें पसीना आ जाता है। जी, कोई भी एक चीज एकेडमिकली 1 घंटे से ज्यादा बिना थके नहीं पढ़ सकता। जी, बट अगर ये रियलाइजेशन है तब इस प्रेप में आइए। और सर जो दूसरी बात आपने कही कि इतने सीट्स हैं और इतने बच्चे हैं, सर व्हाट इज बेसिकली हैपेंड इज पिछले 10 सालों में, मुझे काम करते हुए 10 साल के आसपास हो गया, जी, ये पूरी इकोसिस्टम पलट गई है। टुडे यूपीएससी इज एन एस्पिरेशन ऑफ एवरीबडी हु कैन हैव एन एस्पिरेशन। ओके, मतलब जो सपना देख सकता है वो सब अब यूपीएससी का सपना देखते हैं। कोई उसमें खराब या अच्छी बात नहीं है। अगर फॉर एग्जाम्पल 10 लाख लोग फॉर्म भर रहे, 5 लाख लोग जो प्रीलिम्स का जो पहला स्टेज होता है ऑब्जेक्टिव स्टेज वो लिखते हैं, फिर उसके बाद कुछ 15,000 लोग मेंस लिखते हैं, उसमें से 3,000 लोगों को इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और 1,000-1,200 के आसपास वैकेंसीज एवरेज आउट हो जाती है अगर आप 10 सालों को देखें। सर ये जो 5 लाख लोग मेंस एक्चुअली जो 5 लाख लोग प्रीलिम्स एक्चुअली लिख रहे हैं, उसमें से जो हमने अभी अभी गुड स्टूडेंट की एक डेफिनेशन सीखी, सर 1 लाख भी नहीं है। ब्राइट प्लस कंसिस्टेंट, करे वो 1 लाख भी नहीं है। तो जो रियल कंपटीशन है यूपीएससी का, जो बच्चे एक्चुअली ये एग्जाम क्लियर करने के लिए उस पाथ पे हैं, जी, वो खींच के भी 1 लाख नहीं है। ओके, लेकिन क्योंकि नंबर हमने 10 लाख बना रखा है तो बच्चा और डर जाता है कि अरे 10 लाख अच्छे बच्चे लिख रहे हैं, लिख 1 लाख अच्छे लिख रहे हैं, लेकिन वो 1 लाख बहुत अच्छे बच्चे हैं, नो डाउट। जी, और सर यूपीएससी अनलाइक कैट, अनलाइक आपके जो MBA एंट्रेंसेस होते हैं, जो प्योर इंटेलेक्चुअल ड्रिवन एग्जाम्स होते हैं, IQ ड्रिवन एग्जाम्स होते हैं, जी, सर यूपीएससी इज अ लेबर इंटेंसिव एग्जाम। वो मजदूरी का एग्जाम है, वो मेहनत का एग्जाम है। तो अगर किसी की IQ बहुत हाई नहीं है लेकिन वो मेहनत से अपनी IQ कॉम्पनसेट कर सकता है, तो इट इज अ गुड एग्जाम टू कंसिडर। ओके, लेकिन इस एग्जाम को दुनिया का बी ऑल और एंड ऑल बनाना और कहना कि इससे बेहतर नौकरी इस देश में नहीं है, वो मेरे ख्याल से गलत होगा सर, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपेंड। एंड सर 1 मिनट लूंगा मैं बोलिए, कि सर जैसे कोविड आया, बहुत सारे बच्चे जो प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे थे, रातों रात दे फेल्ट अनसर्टन। बिल्कुल, सो एक बहुत बड़ा वेव आया। दूसरा वेव कोविड के साथ कोइंसाइड हुआ एडटेक का, ऑनलाइन एजुकेशन का। तो जो पहले यूपीएससी प्रेप में एक प्राइस बैरियर होता था कि यूपीएससी प्रेप की तैयारी जो है वो डिफैक्टो महंगी तैयारी है, तो रिसोर्सेज की वजह से बहुत लोग नहीं तैयारी करते थे। आज वो बैरियर टूटा, तो जो बच्चा पहले एक एसएससी का एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था या कोई बैंक के लिए एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा था, कॉस्ट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं हुआ। बिल्कुल, और सपना देखना सबका हक है। जी, और उन बच्चों को ये सपना दिखाया गया कि भाई बात तो पैसे की थी ना, अब यूपीएससी की तैयारी भी सस्ती हो गई है,
अगर तुम बैंक की तैयारी कर सकते हो तो तुम यूपीएससी की भी कर सकते हो, लेकिन दोनों एग्जाम में जमीन आसमान का फर्क है। जी तो वो फाइनेंस का बैरियर हटाने से क्या बच्चा यूपीएससी के लिए इक्वली रेडी हो जाता है? ऐसा नहीं है। लेकिन बहुत बच्चे जो फाइनेंस की वजह से तैयारी नहीं कर पाते थे, लेकिन उनमें कैलिबर था, वो भी कर रहे हैं जी। और तीसरा सर, अगले 4-5 सालों में जो अब एआई का हमें इम्पैक्ट धीरे धीरे दिखने को मिल रहा है। बिल्कुल। आप देख रहे हैं बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो ले ऑफ करना शुरू कर रही हैं, ऑटोमेशन पे जा रहे हैं बहुत सारे सिस्टम्स। द थर्ड मैसिव पुश दैट इज गोइंग टू कम टू यूपीएससी इज बिकॉज ऑफ एआई, कि जब जब प्राइवेट सेक्टर में खतरा आता है तब तब लोग सरकार सेक्टर में भागते हैं सर। ये कोविड में हुआ, अब ये एआई में होगा। तो मतलब तो ये है सर। तो आपका कहना है कि इसके एआई के इमरजेंस से कंपटीशन इस फील्ड में भी बढ़ेगा सर, और बच्चे आके लिखेंगे, और जब एआई के बाद बच्चे आएंगे, मतलब एआई ले ऑफ की वजह से जब बच्चे आएंगे तो वो बच्चे बहुत ही टारगेटेड अप्रोच से आएंगे कि भाई मेरी तो नौकरी गई है ना, अब तो मेरी इंजीनियरिंग या मेरी कंप्यूटर साइंस की डिग्री के बाद भी मेरे को जॉब सर्टेनिटी नहीं है। राइट। तो अब मेरे को तो डू और डाई सिचुएशन है, तो वो और ड्रिवन बच्चे आएंगे, बट वो आएंगे। मुझे डर इस बात का है कि जैसे कोविड में एक्सप्लॉयटेशन हुआ बच्चों का कि भाई सब करो, ये करो, वो करो, वो एआई के बाद भी होगा कि इंडस्ट्री के लिए तो और बच्चे आ रहे हैं जी। तब उन और बच्चों को कैसे रुझाया जाए कि तुम वर्किंग एस्पिरेंट थे, तुमने काम किया गया है, तो तुमको तुम्हारे लिए ये वाला कोर्स बेटर है, वो वाला कोर्स बेटर है। और जस्ट बिकॉज कोई अगर प्राइवेट सेक्टर से आना चाहता है, जरूरी नहीं है कि यूपीएससी ही उसके लिए बेस्ट नौकरी हो। जी। इंडिपेंडेंटली सिविल सर्विसेज बहुत अच्छी है सर। कोई भी बचपन में अकाउंट्स ऑफिसर का सपना नहीं देखता है। बिल्कुल। या तो आईएएस बनना चाहते हैं, या तो आईपीएस बनना चाहते हैं, या तो वो फॉरेन सर्विसेज में डिप्लोमेसी करना चाहते हैं। कोई बचपन में नहीं सपना देखता कि मुझे रेवेन्यू सर्विसेज में टैक्स ऑफिसर बनना है या मुझे कस्टम्स का ऑफिसर बनना है। वो तो किस्मत ऐसी होती है, रैंक ऐसी होती है, तो फिर वो यहाँ पहुंच जाते हैं। बिल्कुल। इसलिए आपको वो भी बहुत रीअटेम्प्ट्स भी बहुत देखेंगे। ये जो एग्जाम्स है जो लोग क्लियर करते हैं, इसमें आई थिंक 6 अटेम्प्ट्स आर अलाउड, ऐसा कुछ है। अगर जनरल कैटेगरी की है तो अगर 6 अटेम्प्ट्स तक अलाउड है तो यानी आप ट्राई करते रहिए इस चीज़ को। व्हाट हैपेंस जब आपके 6 ट्राइज खत्म हो जाते हैं एंड अनफॉर्चुनेटली आप क्लियर आउट नहीं होते हैं, तो जब बिकॉज यू हैव अ प्रोफाइल कि आपने यूपीएससी की एजुकेशन किया है या कोचिंग ली है, डज इट हेल्प यू इन योर फ्यूचर, लाइक आपको अगले जॉब्स लेने में, बिकॉज यू कुडंट क्लियर इट आउट बट कहीं ना कहीं तो आपको जॉब लगनी है, तो व्हाट फैक्टर्स आर टेकन इनटू अकाउंट ऐसे टाइम पे यूपीएससी एस्पिरेंट जो इस चीज़ को नहीं क्लियर कर पाता है, उसके पास क्या क्या आगे ऑप्शंस और चैलेंजेस आ जाते हैं? सर जी, यूपीएससी की पढ़ाई है जी, वो टेक्निकली जनरल अवेयरनेस है जी। मतलब सर ये जो पूरी यूपीएससी की पढ़ाई है, ये क्योंकि हमारे स्कूल और कॉलेज सिस्टम्स फेल कर गए जी, आप यकीन नहीं मानेंगे कि मेरे पास आईआईटी के बच्चे आते हैं, बहुत ब्राइट होते हैं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 का पता नहीं होता। राइट। क्योंकि उनको वर्ल्ड वॉर 1 वर्ल्ड वॉर 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है आईआईटी में घुसने के लिए। राइट। लेकिन एज अ वेल इन्फॉर्म्ड इंडिविजुअल हर एक इंसान को एटलीस्ट ये तो पता होना चाहिए था। यस। तो सर ये हमारे एजुकेशन सिस्टम का फेलियर है। यही फेलियर आगे चल के जॉब्स में रिफ्लेक्ट करता है। तो जो यूपीएससी की जो ये 5 साल की तैयारी है, जो 6 साल की तैयारी है, जो पहली बात मुझे नहीं लगता किसी को 6 अटेम्प्ट इतने देने चाहिए। अपने आप को रीजनेबली 2-3 अटेम्प्ट अगर आपने अच्छे से पढ़ के दिया तो एक समझ में आ जाता है। सो उसके बाद क्या ऑप्शंस खुल जाते हैं? तो इसमें 2 बातें हैं कि आपने ही जब ये अटेम्प्ट्स दिए हैं, आप इन अटेम्प्ट्स में किस स्टेज तक सक्सेसफुल रहे हैं। अब पिछले 2-3 सालों में गवर्नमेंट्स ने कुछ ऐसे स्कीम्स निकाले कि अगर आप यूपीएससी अपीयर्ड इंटरव्यू अपीयर्ड कैंडिडेट हैं, तो कुछ ऑर्गेनाइजेशंस है जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो आप उनके लिए इंटरव्यू में डायरेक्टली अपीयर हो जाते हैं। ओके। तो बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो यूपीएससी का इंटरव्यू स्टेज के बाद आगे क्लियर नहीं कर पाए, दे आर नाउ असिस्टेंट डायरेक्टर्स इन स्पोर्ट्स अथॉरिटी। तो एक मतलब उस तरह से एक ये है।
अभी रिसेंटली इस ईयर गवर्नमेंट ने एक डेटाबेस बनवाया है कि हम एक यूपीएससी कैंडिडेट्स का डेटाबेस रखेंगे और हम प्राइवेट सेक्टर को इंसेंटिवाइज करेंगे कि आप यहाँ से हायर करो, बट ये बहुत ही इनफॉर्मल सा स्टेज पे है। तीसरा सर, बहुत सारे और गवर्नमेंट एग्जाम्स भी हैं, जैसे स्टेट सर्विसेज होते हैं अपने लेवल पे। एक बहुत ही अंडररेटेड एग्जाम है सर आरबीआई का। आरबीआई ग्रेड बी का एग्जाम होता है, जिसमें अगर आप सही टाइम पे एंट्री कर लें तो यू कैन रिटायर एज द डिप्टी गवर्नर ऑफ द आरबीआई। और आरबीआई इज अ वेरी वेरी डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। इट्स वन ऑफ द फाइनेस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू वर्क इन इंडिया। आपको रिसर्च बेस्ड करियर चाहिए, आपको फील्ड बेस्ड करियर चाहिए, तो बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन है। ऐसे सर बहुत गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज हैं, इसको हटा देते हैं। लेट अस से कोई बच्चा मीडिया में जाना चाहता है जी, जैसे कोई पब्लिकेशन हाउस या मीडिया हाउस में जाना चाहता है, सर आप इनवेरिएबली देखेंगे जितनी भी एडिटोरियल टीम्स होती हैं, रिसर्च टीम्स होती हैं इन बड़े बड़े मीडिया हाउसेस में, वहाँ आपको बहुत लोग यूपीएससी बैकग्राउंड के मिलेंगे, क्योंकि बाकी किसी को नॉलेज नहीं है जी। सर अब पिछले कुछ सालों में पॉलिटिकल कंसल्टेंसी एक नई फील्ड निकल के आई है, वो जैसे प्रशांत किशोर ने जो शुरू करी थी आईपैक करके, अब तो खैर ही इज गॉन इनटू मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स। तो बहुत सारे लोग जो पॉलिटिकल कंसल्टिंग करते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को एडवाइस करते हैं कैंपेन मैनेजमेंट, मैनिफेस्टोज के लिए, पॉलिसीज के लिए, सर उसमें बहुत यूपीएससी बैकग्राउंड के बच्चे होते हैं, क्योंकि जनरली लोगों को पता ही नहीं होता है। एक आम इंसान को पूछ लो कि ये ड्रोन दीदी स्कीम क्या है या एमजी नरेगा के क्या प्रॉब्लम है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ा, किसी को कुछ पता नहीं। सर तीसरा, बहुत यूपीएससी में जो इसके बियॉन्ड स्कोप है, फिर लोग जनरली एक हायर डिग्री में चले जाते हैं। बहुत लोग लॉ भी करते हैं, 3 ईयर कोर्सेज होते हैं, बहुत लोग एमबीए साइड में चले जाते हैं, बहुत लोग अपनी कोर स्ट्रीम में मास्टर्स करते हैं, एकेडमिया में चले जाते हैं। यूपीएससी की पढ़ाई कई बार बच्चों को इतनी अच्छी लग जाती है कि वो पढ़ाई ही में बिल्कुल खो जाते हैं, मिलीन हो जाते हैं। बिल्कुल सर। सो यू विल सी अ लॉट ऑफ पीपल हु हैव गॉट इनटू कोर एकेडमिया, जिनका यूपीएससी का भी बैकग्राउंड रहा हो, एंड अब तो खैर काफी लोग पढ़ा भी रहे हैं, राइट, कोचिंग में, बट इट्स नॉट इनफ। बट एटलीस्ट ये सुन के अच्छा लगा कि देर आर प्रेफरेंसेस, लाइक प्रेफरेंसेस भी है, बट इट्स ऑन द बेस ऑफ मेरिट। लाइक कोई भी चीज आपको फ्री में नहीं मिल रही है, बट वो लॉस तो लॉस है सर। sure. वो लॉस है, इतना आसान नहीं है कि मतलब, क्योंकि कंपटीशन बढ़ गया है, जॉब्स बहुत कम है, बिल्कुल, टेक्निकल स्किल्स कॉन्स्टेंटली अपग्रेड करना बहुत जरूरी हो गया है। राइट। तो just because there are jobs for UPSC aspirants does not mean that there are enough jobs. Majority struggle ही है सर, स्ट्रगल ही है जी। सो व्हेन इट कम्स टू, अब स्ट्रगल से बात करते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ एक डॉक्टर आए हुए थे, वी हैड एन एपिसोड, ही वाज टॉकिंग अबाउट कोटा के बारे में बात कर रहे थे कि कोटा में ये होता है, लोग सुसाइड भी कर लेते हैं, फियर्स कंपटीशन है। तो आपका व्हाट इज योर व्यू एंड ओपिनियन ऑन कोटा के बारे में, आपका क्या विचार है? सर जो जेई के लिए कोटा है, वो यूपीएससी के लिए ऑलमोस्ट राजेंद्र नगर है। देयर मिरर इमेजेस, मतलब स्केल का फर्क हो सकता है, क्योंकि जो जेई और नीट का जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जी, वो बहुत ज्यादा है। तो कोटा वाज बिल्ट एज अ सिटी फॉर दीज। श्योर, मतलब कोटा की प्राइमरी आइडेंटिटी यही है कि वहाँ नीट और इंजीनियरिंग और मेडिसिन की कोचिंग हो। जी। दिल्ली की प्राइमरी आइडेंटिटी ये नहीं है। तो दिल्ली में बहुत सारी चीजें और भी लोग जानते हैं, तो उसमें से एक पॉकेट बन गया राजेंद्र नगर, एक पॉकेट बन गया मुखर्जी नगर, जहाँ गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी होने लग गई। जी, मुखर्जी नगर इसलिए बना क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास था। राजेंद्र नगर पॉकेट इसलिए बना क्योंकि वो सेंट्रल दिल्ली था, और वो ओरिजिनली एक रेफ्यूजी कॉलोनी हुआ करती थी। ओके, तो वहाँ पे अकोमोडेशन वगैरह आसान था। तो सर मतलब द कोटा मॉडल, कि आप अगर अपने बच्चे को कोटा भेज रहे हैं, क्या वहाँ पे डिसिप्लिन इंश्योर हो रहा है? शायद नहीं हो रहा। क्या वहाँ बच्चा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है। क्या वहाँ बच्चों की आदतें खराब हो रही हैं? बिल्कुल हो रही है। और सर हर चीज़ की एक उम्र होती है, हर चीज़ का एक एज होता है। वो डिसीजन लेने की कैपेसिटी उस टाइम पर शायद वो बच्चे की नहीं है। अगर कोई 10वीं 11वीं में, एंड आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट विद यू, अगर कोई 10वीं 11वीं में सर घर से बाहर निकल के कोटा गया है, और वो बच्चा 10वीं 11वीं में सिगरेट पी रहा है या दारू पी रहा है, वो डिसीजन लेना उस एज का वो है ही नहीं अभी। बिल्कुल,
इवेंचुअली क्या वो इस चीज के लिए डिसीजन लेता है, क्या उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसका पर्सनल कॉल है। करना तो नहीं चाहिए, लेकिन वो उम्र नहीं, बहुत जल्दी एक्सपोजर है। Sure. और क्या ऐसा ही है कि कोटा के लेवल की टीचिंग कहीं और नहीं हो रही? क्या ऐसा ही है कि आपका सिलेक्शन सिर्फ कोटा में ही जाके होगा? ऐसा भी नहीं है सर। सेम इज द थिंग विद राजेंद्र नगर। इट्स एक्सपेंसिव, इट्स क्राउडेड, इट इज नॉट प्रोडक्टिव। कोटा में सर तब भी, जो राजेंद्र नगर के अगर आप कंपेयर करें, तो कोटा में एक इंफ्रास्ट्रक्चरल एडवांटेज है जी। कि प्रॉपर हॉस्टल्स बने हैं बच्चा Faculties पढ़ने हैं। के लिए, इंस्टीट्यूशंस है, बिल्कुल खुला है मामला, थोड़ा सा बहुत क्लटर्ड नहीं है जितना राजेंद्र नगर है। जी। अब राजनगर की हालत देख लीजिए सर। आप इस बारे में आप कोई बात ही नहीं करता, सब भूल गए हैं। जब वहाँ कोचिंग में पानी भरा था, बच्चे मरे थे, 2-3 महीने हंगामा और सब चुप हो गए, सब डर गए, सब चुप चुप हो गए। सर साल भर हो चुका है उसको, राजनगर अभी भी खुदा पड़ा है। वो तब से खुदा ही पड़ा है, वो चल ही रहा है, उसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं आई है। जो हाँ, अब बेसमेंट्स में क्लासरूम नहीं है, लेकिन बेसमेंट में अभी भी कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है राजनगर में। मोस्ट ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इज डिजास्टर रेडी, मतलब कभी भी कुछ भी हो सकता है। एंड इट इज बिकम रिडिक्यूलसली एक्सपेंसिव। मतलब जितना हमारा टेबल है, इसका अगर हम 2 गुना कर दें और इसको हम 10,000-12,000 रुपये महीने के रेंट पे चढ़ाएं, जिसमें हम मैनिपुलेट करके बच्चे से इलेक्ट्रिसिटी का बिल ले रहे हैं, जो खाना बच्चे को वहाँ मिल रहा है वो खा के उसको 3 महीने में फूड पॉइजनिंग हो रही है। मतलब ये क्या तरीका? और दिल्ली रहने लायक नहीं रहा, ऊपर से ये हाल है सर। बिल्कुल। एंड स्टिल पीपल आर बच्चे आ भी रहे हैं, कम हुआ फिर वापस थोड़ा थोड़ा बढ़ा, बट इट इज अ बैड शेप, मतलब जेन्युइनली। एंड मतलब अभी रिसेंट नियर फ्यूचर में इम्प्रूवमेंट का उसमें आपको कुछ दिख नहीं रहा है? सर वो जगह ही नहीं है, वहाँ इम्प्रूवमेंट का स्कोप ही नहीं है। मेन रोड पे जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बहुत बड़ी कोचिंग्स हैं, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तब भी ठीक है, लेकिन आप अंदर चले जाइए, मतलब जो गलियों में जाइए, जो छोटे इंस्टीट्यूट्स हैं, जो शायद क्वालिटेटिवली भी काम करते होंगे, लेकिन आप एवरी डे इज अ रिस्क। श्योर। उस इंसिडेंट के बाद भी कोचिंगों में राजेंद्र नगर में आग लगी है, कोई मरा नहीं, किसी को कुछ हुआ नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि कोई मर नहीं सकता। बिल्कुल। इट इज नॉट अ वेरी, एंड सर इट इज नॉट इवन अ वेरी सीरियस प्लेस। मतलब कोटा में चलिए बच्चा छोटा है, तो इट इज लाइक अ बोर्डिंग स्कूल फॉर कोचिंग एग्जाम्स श्योर। एंड लाइक अ प्राइवेट सेमी ओपन बोर्डिंग स्कूल। क्या आप ग्रेजुएट होके सिविल सर्विसेज का एग्जाम लिखना चाह रहे हैं? बच्चा आज सोशल मीडिया के ज़माने में फ्रेजाइल है, एंग्जाइटी ड्रिवन है, बहुत जल्दी चीज़ें अफेक्ट करती हैं और बहुत जल्दी बहुत सारी चीज़ें पिकअप हो जाती हैं। राजनगर में पढ़ाई बहुत कम होती है सर, जो पहले होती थी, क्योंकि साधन कम थे। मतलब आयरनी यही है सर कि ओवर इन्फॉर्मेशन के ज़माने में आज हम अंडर इन्फॉर्म्ड है। राइट। पहले लोगों के पास कम रिसोर्सेज थे, लेकिन कुछ चीज़ें कॉन्सेप्चुअली बहुत क्लियर थी। आज पता नहीं क्या हो रहा है कि आज एट अ क्लिक ऑफ अ बटन आपके पास सारी जानकारी है, तब भी बच्चों को नहीं आता, या तब भी बच्चे जनरली अवेयर नहीं हो। तो इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आतिश जी, यूपीएससी स्टूडेंट्स के बारे में, ठीक है, ये टॉपिक पे क्लास क्वेश्चन मैं आपसे करता हूँ कि आप, क्योंकि आप हर साल नए नए स्टूडेंट्स देखते ही हैं, न्यू स्टूडेंट्स विथ न्यू अप्रोच है वो, तो आपको क्या ऐसा लगता है कि मतलब ईयर बाय ईयर ऐसा कौन सा मिस्टेक लगता है जो आपको लगता है कि स्टूडेंट्स करते हैं, जो कि इरेडिकेट होना चाहिए या बेटर या इम्प्रूव होना चाहिए? ऐसी कौन सी मिस्टेक आपको लगती है? मुझे लगता है कि हमेशा हमारी जो सबसे बड़ी गलतियां होती है वो सबसे सिंपल गलतियां होती है। सरकारी एग्जाम है, इसके दो पिलर्स हैं, एक है आपका सिलेबस और एक है आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सर साल 10 साल, फर्स्ट अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट, थर्ड अटेम्प्ट, फोर्थ अटेम्प्ट, जो सिलेबस और पीवाईक्यू की समझ होनी चाहिए, जो उसको लेके क्लैरिटी होनी चाहिए कि सिलेबस में क्या लिखा है, क्या नहीं लिखा है, नहीं लिखा है तो क्या मतलब सच में नहीं लिखा है, पीवाईक्यू में जो पूछा है तो क्यों पूछा था, इसके अराउंड क्या पूछ सकते हैं। अगर यही 2 चीजें मिला दो तो आपकी आधी तैयारी सॉर्ट हो जाती है। सर साल निकल जाते, बच्चे ये नहीं करते, सीधा ते गेट इनटू द, वो सीधा प्रिपरेशन में कूद ही मार देते हैं, डाइव मार देते हैं कि अब मैंने हिस्ट्री उठा ली, अब तो मैं हिस्टोरियन बन के ही निकलूंगा।
एट द एंड ऑफ द डे बहुत टारगेटेड एग्जाम। श्योर। आपका काम इस एग्जाम को क्लियर करना है। आप देश बदलना चाहते हैं तभी बदल पाएंगे अगर आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम होगा, वो नाम मार्क्स पे होगा। जी। सो यू मीन टू से कि ये पेरिफेरी इतनी बड़ी है हाँ, कि अगर आप सोचेंगे कि मैं पूरी पेरिफेरी कवर करूं तो आपके फिर दो साल भी कम पड़ जाएंगे आप। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं आपको आपका जो फोकस है वो बहुत कॉन्सेंट्रेटेड करना पड़ेगा और उन चीज़ों को कवर करना पड़ेगा जो उन चीज़ों से रिलेटेबल है, जो आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो आपको जिस बारे में पूछा जा सकता है। सर ये इस चीज को अपने आप को हर दिन याद दिलाना कि मैं एक एग्जाम के लिए बैठ रहा हूँ, ये एक एकेडमिक एक्सरसाइज है, इसका एक सिलेबस है, इसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो मैं दिन में जो भी करूंगा वो इस एग्जाम के लिए करूंगा। राइट। ये तो आप तो अपने स्टूडेंट्स को ये पॉइंट तो हर साल बोलते होंगे। हर साल। तो डू यू थिंक इट मेक्स अ डिफरेंस? क्या लगता है आपको? कुछ लोग उस चीज को मैं तो पहले साम दाम दंड भेद पहले मैं प्यार से समझाता हूँ। और ये कैसे समझ में आता है सर? ये कैसे समझ में आता है कि बच्चा थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो रहा है अपनी पढ़ाई को लेके, जब वो आपसे करंट अफेयर्स डिस्कस करने आता है कि सर फॉर एग्जांपल सर महाराष्ट्र में ये क्राइसिस हो गई, सर बिहार में ये क्राइसिस हो गई, सर ऐसे कैसे बोल दिया नेताजी ने, सर असलियत ये है कि अफगानिस्तान में सर हम ये ऑपरेशन करा रहे हैं। जहां वो कॉन्स्पिरेसी में घुस रहा है, जहां वो पॉलिटिक्स में घुस रहा है, जहां वो अननेसेसरी कमेंट्री में घुस रहा है, इसका मतलब वो मजे के लिए पढ़ रहा है, वो एग्जाम के लिए नहीं। यानी वो डिस्ट्रैक्टेड है। हाँ, फिर मैं उसको एक ही चीज पूछता हूँ कि इसका एग्जाम में क्या करेगा। कि जुडिशरी को लेके बच्चों को बहुत ओपिनियन होते हैं कि सर आप देखिए जज के घर में हमको कैश मिला है, अब क्या हम जुडिशरी पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। इस एग्जाम में आपसे कौन पूछ रहा है कि आप जुडिशरी पे भरोसा कर सकते हैं कि नहीं? आपसे एक सवाल आएगा जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी पर। तो आप मुझे इतना बता दीजिए कि जज बनते कैसे हैं, निकाले कैसे जाते हैं, क्या बेहतर तरीके हो सकते हैं, दुनिया भर में क्या हो रहा है और हमें क्या करना है। मेरे को ये 5 सवालों के जवाब बता दो। जब एग्जाम क्लियर हो जाए फिर रिटायर हो जाओ, फिर किताब लिख देना कि देश को कैसे बदलना है। मैं बहुत ही सर क्लियर कट हूँ बिकॉज क्योंकि इसमें बच्चों का नुकसान है, बिल्कुल बहुत नुकसान है। और मैंने सर महीने बर्बाद होते हुए देखे हैं, बच्चों के महीने बर्बाद हो, साल बर्बाद होते हुए देखें कि वो उस टेंजेंट पे चले जाते हैं जिसका इस एग्जाम से कोई लेना देना नहीं, जिसका अभी उनके इमीडिएट फोकस से कोई लेना देना नहीं है। सर मतलब अगर आप उस नौकरी की तैयारी कर रहे हैं जी जो आपको मल्टीटास्किंग कराना कंपलसरी देता है जी। अब जैसे कोई कलेक्टर है या कोई किसी भी गवर्नमेंट जॉब में, एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम वो 10-15 चीजें साथ में कर रहे होंगे। अब वो 10-15 चीजों को प्रायोरिटाइज करके कर रहे होंगे कि ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका रिटर्न ज्यादा मिलेगा, या मतलब इसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है तो मैं वो करूंगा। वो जो बेसिक सेंस ऑफ प्रायोरिटाइजेशन है, चाहे वो एग्जाम के रिलेवेंस को लेके, चाहे वो सब्जेक्ट को लेके। मैंने देखा है सर फॉर एग्जाम्पल आजकल आप भी देखते होंगे सर यूट्यूब वगैरह में कि इंटरनेशनल रिलेशंस बहुत एक्साइटिंग हो गया है। हर कोई ज्ञान दे रहा है और हर कोई ज्ञान ले रहा है, और इस ज्ञान देने और लेने में फंस गवर्नमेंट एग्जाम का बच्चा रहा है, क्योंकि उसको समझ ही में नहीं आ रहा कि ये मैं एग्जाम में लिखूं कि नहीं लिखूं। कि पाकिस्तान का काला सच, अफगानिस्तान का काला सच, ये ट्रंप ने ये किया, उसके पीछे की साजिश, ये एग्जाम में लिख के आओगे? एग्जाम में कहाँ लिखोगे ये? बिल्कुल। एंड सर दैट सेंस ऑफ अवेयरनेस बहुत, एंड मतलब इतनी सिंपल सी चीज इतनी मुश्किल कैसे हो गई है, मैं इसका जवाब आज तक ढूंढ रहा हूँ। कि वो इसलिए भी है सर क्योंकि पढ़ाई शायद इतनी एब्स्ट्रैक्ट है। और सर इसका एक बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सर, क्योंकि जो हमारी यूट्यूब की दुनिया है वो व्यूज पर चलती है। जब मैं एक वीडियो बनाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल पार्लियामेंट की जो कमिटीज हैं उनका क्या रोल है, क्योंकि एग्जाम में आएगा, लेकिन कोई और बनाएगा वीडियो कि लोकसभा में हुआ हाहाकार, मंत्री जी ने बोला इसको। ये एक यूपीएससी एजुकेशन हैज बिकम सेमी न्यूज। बच्चा तो वही देख रहा है। और मुझे इस बात से इतना दुख है सर कि बड़ी बड़ी कोचिंग्स, एडटेक ऑर्गेनाइजेशंस, क्योंकि हमारे काला सच ये है, व्यूज
व्यूज से बच्चा कोर्स खरीदेगा, कोर्स खरीद के वो आपसे पढ़ेगा। अब जो आप व्यूज दिखा रहे वही आप कोर्स में पढ़ा रहे, तो फिर उसी तरह का बच्चा रेडी हो रहा है मेरे को। और फिर वो ठोकर खा के आता है सर कि सर मैं तो बिल्कुल भटक गया। क्योंकि आप भी अगर आज जाके जैसे यूट्यूब पे सर्च करेंगे हाउ टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी, श्योर या इस सब्जेक्ट को कैसे तैयारी करूं, आईआर की वीडियोस दे दीजिए मुझे, गवर्नेंस के दे दीजिए, सब क्लिक बेट है, क्योंकि सारा खेल भी उसका है। राइट। और इस सब में लॉस सिर्फ बच्चे स्टूडेंट का है। और किसी का नहीं। आतिश जी, मुझे अपने लिए दो चीजें आपसे समझनी थी। एक तो है इलेक्टोरल रोल डिवीजन, ये क्या होता है, और दूसरा था डीलिमिटेशन। तो पहले इलेक्टोरल रोल डिवीजन के बारे में थोड़ा सा मुझे और व्यूअर्स को एक्सप्लेन कीजिए। सर, इलेक्शंस की शुरुआत इलेक्टोरल रोल से होती है जी। क्योंकि इलेक्शंस की शुरुआत वोटर से होती है। किसी भी इलेक्शन में कोई वोट करेगा किसी के लिए, जी। अब वो कौन वोट करेगा? इंडिया में आप 18 साल से ऊपर हैं तो आप वोट कर सकते हैं, लेकिन क्या आप वोट कर पाओगे या नहीं, ये डिपेंड करता है कि आपका नाम किसी इलेक्टोरल रोल में लिखा है कि नहीं। अब ये इलेक्टोरल रोल बनाए जाते हैं सर। अब इंडिया का लीगल सिस्टम ऐसा है, हमारे प्रोविजंस ऐसे हैं कि जो लोकसभा और जो असेंबली के इलेक्शंस हैं जी। उनका जो इलेक्टोरल रोल बनता है वो इलेक्टोरल रोल इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया बनाती है। जी। पंचायत और इन सब के जो इलेक्टोरल रोल बनते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन अपने स्टेट्स के हिसाब से बनाती है, इस इलेक्टोरल रोल को बेस बना के। जी। तो बेसिकली ये है कि आपका नाम उस इलेक्टोरल रोल में होना चाहिए। ओके। अब हर साल कुछ लोगों की डेथ होती है, कुछ लोग 18 साल से बड़े होते हैं, तो वो इलेक्टोरल रोल को हमें रिवाइज करना होता है और आपका नाम उस कॉन्स्टिट्यूएंसी के इलेक्टोरल रोल में तभी होगा अगर आप वहां जनरली रहते हैं जी। या आप वहां रहना चाहते हैं, तो रेजिडेंस शिफ्ट्स भी होंगे। तो पीरियोडिकली इस इलेक्टोरल रोल को रिवाइज करना जरूरी होता है। अब ये अलग अलग तरीके के रिवीजन होते हैं, जैसे घर घर जाके चेक करना, या फिर एक इलेक्टोरल रोल का बेस बना लेना और उसमें जो चेंजेस करने वो ऊपर ऊपर से चेंज करना, ओके। या इन दोनों का एक कॉम्बिनेशन करना, एक हाइब्रिड तरीका करना, जो इस समय अभी बिहार में हो रहा है जी। जिसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कहते हैं। ये इलेक्शन कमीशन करवाता है क्योंकि इलेक्शन के अभी बिहार में इलेक्शन हुआ तो उसके लिए कराता है। अब आपका नाम इलेक्टोरल रोल में तभी है अगर आप एक वैलिड, एक क्वालिफाइड इलेक्टर है, मतलब आप 18 साल से ऊपर हैं, आप इंडिया के सिटीजन हैं, आप डिस्क्वालिफाइड नहीं है वोट करने के लिए, आप प्रिजन में नहीं है और ये सब, तो उसके लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगेंगे। आपके सिटीजनशिप का प्रूफ लगेगा, आपके रेसिडेंसी का प्रूफ लगेगा। जी। तो इसमें बहुत गड़बड़ है कि इसी में सारा इशू है कि कैसे आप सिटीजनशिप चेक कर रहे हैं, आप रेसिडेंसी कैसे चेक कर रहे हैं, तो फिर आपके वोटर कौन हुए, क्योंकि अगर इसमें माइग्रेंट वोटर आ गए तो आपका वोटर बेस चेंज होता है, पार्टी का वोट चेंज होता है। बिल्कुल। तो ये सारी जो खेल है, जो ये कंट्रोवर्सी है, वो इसी चीज पे है कि आपका इलेक्टोरल रोल कितना एक्यूरेट है। सो दैट इज व्हाट इज इलेक्टोरल रोल। राइट। अब हमने एक पार्लियामेंट्री सिस्टम चुना सर, मतलब हमने पूरे देश को जोग्राफिकली टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट दी। जैसे लोकसभा के लिए हमने कहा 543 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है सर। जो कॉन्स्टिट्यूएंसीज बनती हैं वो असल में पहले असेंबली वाइज बनती हैं और फिर असेंबली के बेसिस पर पार्लियामेंट्री की कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती है। ओके। अब फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र लेते हैं, हमने कहा कि जो लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं जो महाराष्ट्र में कटेंगी वो इस हिसाब से कटेंगी, लेकिन पिछले 10 सालों में 20 सालों में महाराष्ट्र में बहुत माइग्रेशन हुआ। बिल्कुल। और माइग्रेशन से बाहर से अंदर नहीं होता, माइग्रेशन स्टेट के अंदर भी बहुत होता है। राइट। इनफैक्ट सर स्टेटिस्टिकली जो स्टेट के अंदर का माइग्रेशन है वो स्टेट के बाहर से माइग्रेशन से ज्यादा है। राइट। पिछले 10-20 सालों में बहुत लोग नागपुर आए होंगे, सोलापुर गए होंगे, कोल्हापुर गए होंगे, नासिक गए होंगे, पूना गए होंगे, बॉम्बे गए होंगे, तो सडनली इन जगहों की पॉपुलेशन बढ़ गई। अब हर एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आएगा। बिल्कुल।
ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक कॉन्स्टिट्यूंसी से जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आ रहा है वो 10,000 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है और एक से आ रहा है जो 1 लाख लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है। जी। तो हमें कॉन्स्टिट्यूंसीज को रीड्रॉ करना पड़ता है। और दूसरा, क्या ये नंबर जो है कि हमने कहा कि 543 कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं पूरे देश में, क्या ये नंबर सही है, क्या और होने चाहिए? तो डिलिमिटेशन 2 चीजें करता है, नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूंसीज और जो साइज है कॉन्स्टिट्यूंसी का जी। उसको पॉपुलेशन के बेसिस पे रीएडजस्ट करता है। ओके। अब ये हर सेंसस के साथ होना चाहिए, सेंसस के बाद डिलिमिटेशन होना चाहिए, क्योंकि सेंसस आपको पॉपुलेशन चेंज दिखाता है। किसी भी देश के लिए सेंसस एक बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, एक बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेक्स रेशियो से लेके पॉपुलेशन ऑफ ट्राइब से लेके कास्ट से लेके बहुत सारी चीजें आप सेंसस से डिराइव कर सकते हो, जिससे आप अपने देश की पॉलिसीज बनाओगे। राइट। अब 50s, 60s, 70s में हमने सेंसस के बाद किया, फिर हमारे देश में पॉपुलेशन की प्रॉब्लम, तो हमने कहा कि हम स्टेट्स को इनाम देंगे अगर वो अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करें। अगर स्टेट अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल करेगा तो उसकी सीटें भी कंट्रोल हो जाएंगी। अगर यूपी की लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें हैं, क्योंकि यूपी की सबसे ज्यादा पॉपुलेशन है, तो यूपी की राज्यसभा में भी सीटें ज्यादा होंगी जी। यूपी के एमएलए भी ज्यादा होंगे, 200 से ज्यादा एमएलए हैं। तो मैं पॉपुलेशन बढ़ाना चाहूंगा ताकि मेरे को पॉलिटिकल एडवांटेज ज्यादा मिले। बिल्कुल। लेकिन पॉपुलेशन बढ़ाना देश के हित में नहीं है। तो 70s में हमने इस पे फ्रीज कर दिया। हमने कहा कि अब हम नंबर ऑफ सीटें नहीं बढ़ाएंगे, हम सिर्फ अगर हमें जरूरत पड़ेगी तो हम रीड्रॉ कर सकते, रीड्रॉ रीऑर्गेनाइज ये कर सकते हैं। तो 70s में तो कंप्लीट बैन किया, फिर 2000s में हमने रीड्रॉ करना शुरू किया। तो अब 2001 सेंसस के बेसिस पे हमने जो साइज है वो रीड्रॉ किया है, और ये हमने 2026 तक रोक रखा था। इसलिए अब सेंसस होना बहुत जरूरी है। 2011 में सेंसस हुआ लास्ट जी। 21 का सेंसस कोविड की वजह से नहीं हो पाया, तो अब सेंसस होना बहुत जरूरी है ताकि इस देश की पॉपुलेशन की असलियत पता चल सके। जो भी हमारे पास डेटा है, लिटरेसी रेट से लेके सेक्स रेशियो से लेके, वो सारा डेटा 2011 के सेंसस के बेसिस पर है। तो अब जब हम सेंसस करेंगे, पॉपुलेशन पता चलेगी, तो नंबर ऑफ लोकसभा सीट्स, हर स्टेट में कितनी एमएलए की सीटें होनी चाहिए, ये सब कुछ बदलेगा। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस वी नीडेड अ न्यू पार्लियामेंट सर, क्योंकि हमारे करंट पार्लियामेंट में आप 550 लोगों को बिठा सकते हैं। अब कम से कम वी हैव 140 करोड़ पीपल इन द कंट्री। श्योर। तो 1000 एमपी तो लगेंगे लोकसभा में, तो 1000 एमपी को बिठाने के लिए बड़ी लोकसभा तो चाहिए, और कॉन्स्टिट्यूएंसीज भी रीड्रॉ करनी पड़ेंगी। अब नंबर तो एक बात हो गई, अब दूसरा यहाँ पे खेल कैसे हो सकता है, यहाँ पे थोड़ी गड़बड़ कैसे हो सकती है। सपोज मुझे नागपुर में 2 एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, मैं ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंसी काटूं कि हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में मेरी पार्टी को फेवर करने वाले लोग ज्यादा हों, तो मैं ऑटोमेटिकली जीतूंगा। एडवांटेज है को सर, यस सर, इस कॉन्सेप्ट को कहते हैं जेरीमैंडरिंग। ओके, ये यूएस में बहुत होता है। तो इंडिया में जो ये पूरा डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज होती है, इसको डिलिमिटेशन कमीशन एक बिठाई जाती है जी, वो कंडक्ट कराती है। उसको थोड़ी और इंडिपेंडेंस, थोड़ी और ऑटोनॉमी मिले तो ये काम थोड़ा ट्रांसपेरेंटली हो। डिलिमिटेशन इन इंडिया में सर एक वन साइडेड एक्सरसाइज है। लोगों से बिल्कुल नहीं पूछा जाता कि आपको क्या लगता है आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी कैसे कटनी चाहिए। ओके, आपका कोई रोल नहीं है। एक दिन ऑर्डर आ जाएगा कि ये कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ कट गई, ये यहाँ बन गया, अब आपका ये क्षेत्र पड़ेगा, अब आपका वो विधानसभा पड़ेगा, वोट डालने वहां जाना है। आपसे पूछा नहीं पूछा, आप उस ऑर्डर को कोर्ट में चैलेंज भी नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन कमीशन के ऑर्डर्स कोर्ट में चैलेंज भी नहीं हो सकते। तो अगर प्रोसेस ठीक है, क्राइटेरिया ठीक है, इसके बारे में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इसलिए डिलिमिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। और सर इसके साथ क्या होता है, एट द एंड ऑफ द डे, इफ मनी इज टू बैंक्स, डेमोक्रेसी इज टू पॉपुलेशन। राइट, सीधी सिंपल लॉजिक है। सदर्न स्टेट्स ने पॉपुलेशन कंट्रोल किया, तो सदर्न स्टेट्स का पॉपुलेशन उतना बड़ा नहीं, तो अब जब सेंसस होगा, फिर डिलिमिटेशन होगा, जिस नदर्न स्टेट्स नहीं रुके नहीं,
नदर्न स्टेट्स में पॉपुलेशन एक्सप्लोड करी है, तो नदर्न स्टेट्स में सीटें बढ़ेंगी, राइट। सदर्न स्टेट्स इस बात से परेशान है कि एक तो अच्छा काम करो, एक तो लोगों का पॉपुलेशन कंट्रोल करो। देश के टैक्स कंट्रीब्यूशन में सदर्न स्टेट्स का ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, नॉट जस्ट सदर्न स्टेट्स, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्रा, तमिलनाडु, कर्नाटका, इनका फाइनेंशियल कंट्रीब्यूशन स्टेट्स इंडिया में ज्यादा है। रिवॉर्ड में क्या मिल रहा है? कुछ नहीं। मतलब अच्छा काम करने के लिए आपको पीनलाइज किया जा रहा है, आपकी सीटें नहीं बढ़ाई जा रही हैं, आपको उतना रिवॉर्ड नहीं मिला जा रहा है। तो इसलिए एक नॉर्थ साउथ डिवाइड भी बहुत आ गया है इसको लेके। तो इसको करना बहुत ध्यान से पड़ेगा। सदर्न स्टेट्स को थोड़े उनके वोट्स की वैल्यू ज्यादा देनी पड़ेगी कि अगर राज्यसभा में यूपी का एमएलए है, यूपी का मेंबर है और महाराष्ट्र का मेंबर है, तो महाराष्ट्र का मेंबर का वोट 2 बार गिना जाए ताकि वो यूपी के एक मेंबर से बैलेंस करते हैं। ये एक तरीका हो सकता है। या जो जैसे यूएस में होता है कि यूएस की जो राज्यसभा है जिसको सेनेट कहते हैं, यूएस के 50 स्टेट्स है, हर स्टेट के 2 ही मेंबर है, चाहे वो स्टेट इतनी सी हो चाहे वो इतनी बड़ी स्टेट हो। तो क्या ये भी कर सकते हैं? तो इन चीजों पे कोई घुस ही नहीं रहा है, बिकॉज एक सिर्फ वही तो बात है कि हमारे देश में हम इतनी फर्जी बातों पर डिस्कस करते हैं कि जो रियल इश्यूज है वो रह ही जाते, वो सामने आता ही नहीं। एक वोटर के लिए, एक डेमोक्रेसी के लिए सेंसस, डिलिमिटेशन, इलेक्टोरल रोल बहुत बड़ी बात है। पूरी सत्ता इसी पे चलती है। बिल्कुल। और इस पे कोई बात ही नहीं, बिकॉज फर्क नहीं पड़ता ना, बिकॉज वी आर बिजी विद एवरीथिंग एल्स। वो सेंसेशनल डिलिमिटेशन का इसलिए आपसे पूछा बिकॉज ऑफ अभी बिहार इलेक्शन चालू है, तो वहां पे भी वी हैव हर्ड कि बहुत सारे वोटर्स जो है उनकी जो प्लेसेस दे यूज टू वोट वो चेंज हो चुके हैं, उनको उनका काट के दूसरे डिवीजन में दिया गया। तो इस पे भी बहुत लोग अभी चिल्ला चिल्ली कर रहे थे। तो वहां से ही मैं सोचा इट्स अ गुड टाइम आप आए, तो डिलिमिटेशन के बारे में भी समझ में आया कि दिस इज द कोर रीजन, क्योंकि कहीं ना कहीं इट प्लेज अ वेरी बिग रोल in whether you're losing or winning when it comes to, because हमारे यहाँ टेरिटोरियल इन्फ्लुएंसेस होते हैं, कास्ट रिलेटेड इन्फ्लुएंस है। तो ये सारी चीज़ों का अब ये समझ में आ रहा है कि योर विनिंग और लूजिंग डजेंट ओनली डिपेंड ऑन हाउ यू रिप्रेजेंट द पीपल, ये और भी चीज़ों पे डिपेंड करती है। जैसे डिलिमिटेशन है, आपका जोन कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं। आपने तो गेम ही रिक कर दिया ना। हाँ। आपने सपोज फॉर एग्जांपल एक पॉलिटिकल पार्टी है जो कहता है कि मेरा वोट बैंक लेटर से राजपूत वोट बैंक है, या कहता है कि मेरा वोट बैंक दलित वोट बैंक है, श्योर, या मुस्लिम वोट बैंक है। आपने कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी काटी कि मेजोरिटी वहां के है, राइट, हो गया खत्म। जो हम अखबारों में एडिटोरियल पढ़ते हैं, लिखते हैं कि इंडिया को अच्छे से वोट करना चाहिए, ग्राउंड रियलिटी आप भी जानते हैं। इंडिया की ग्राउंड रियलिटी है कि इंसान आज भी अनफॉर्चुनेटली जाति के धर्म के वोट के बेसिस पे या धर्म के बेसिस पे वैसे वोट कर रहा है, या पैसे या कुछ लेके वोट कर। बिल्कुल ऐसा। तो हमारे यहाँ तो ये भी है कि कई लोगों के डिसीजंस वोट के एक दिन पहले डिसाइड होते हैं कि देना किसको है, क्योंकि जहां से आएगा वहां पे वोट जाएगा। इलेक्टोरल रोल डिवीजन पे अगर इलेक्शंस पे बात हुई है, तो आपका हमारा जो भी अभी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, लेट्स से कि आपका व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन, जो अभी रेनिंग अपना गवर्नमेंट है बीजेपी है सिंस 2014, तो इनके जो इकोनॉमिक, अभी हम सिर्फ इकोनॉमिक पे बात करेंगे इनके, व्हाट इज योर ऑनेस्ट ओपिनियन कि अभी हाउ मच हैव वी इम्प्रूव्ड व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, और हम किस तरफ जा रहे हैं? व्हाट इज योर प्लेन ऑब्जर्वेशन इन दिस? सर, टू एनालाइज द इकोनॉमिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कंट्री, जी, यू वुड रिक्वायर एक्यूरेट डेटा फ्रॉम द गवर्नमेंट। श्योर। अब इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ कैसी है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि आपकी एम्प्लॉयमेंट कितनी कंट्रोल में आई है। इकोनॉमिक परफॉर्मेंस का मतलब ये भी होता है कि आप कितने लोगों को पॉवर्टी से ऊपर लेके जा रहे हो। जी। इसका एक्यूरेट, अनअडल्टरेटेड, नॉन क्वेश्चनेबल डेटा इंडिया में कहाँ है? आप किसी चीज पे किसी बेसिस पे कोई ओपिनियन देना चाहते हैं, उसके लिए आपके पास एक नॉन क्वेश्चनेबल डेटा सेट होना चाहिए। श्योर। तो गवर्नमेंट डेटा सेट्स थोड़े से फ्लेक्सिबल होंगे कि भाई अच्छा चल रहा है, जो नॉन गवर्नमेंट डेटा सेट्स होंगे वो बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होंगे। इस सिनारियो में यूनिवर्सिटीज का रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सरकार तो बोलेगा गरीबी नहीं है,
नॉन सरकारी संस्थाएं बोलेंगे बहुत गरीबी है। इस पूरे इकोसिस्टम में यूनिवर्सिटी बीच में आके बोलेगी कि सच्चाई ये है। तो इसलिए इंडिपेंडेंस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी रिसर्च इज वेरी इंपॉर्टेंट। बट इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट सर, मेजरली हमारी इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्या हुए हैं? द मोस्ट मेजर वन इज जीएसटी। जी। अब जीएसटी हैज इट सिंप्लीफाइड द टैक्स स्ट्रक्चर? यस। तो एक आम इंसान टैक्स ज्यादा आसानी से पे कर सकता है। क्या इसमें स्टेट्स का रेवेन्यू लॉस है? क्या स्टेट्स को रेवेन्यू लॉस कॉम्पनसेट करने के लिए हमें जितना करना चाहिए, क्या हम उतना कर पा रहे हैं? नहीं। जिस तरह से हम जीएसटी डिसाइड करते हैं कि अच्छा इस पर 18%, 12%, अभी रिसेंटली स्लैब्स रिवाइज, जी। क्या जो ये डिसीजन प्रोसेस है उसमें सेंटर और स्टेट्स सही मायनों में मिल के डिसाइड कर रहे हैं? ऐसा नहीं है। तो प्रिंसिपली जीएसटी इज अ गुड आइडिया। इसको हम बहुत अच्छे तरीके से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अभी भी गैप्स बहुत है। तो पहला तो ये सर। दूसरा, इन टर्म्स ऑफ जैसे हम प्राइवेटाइज कर रहे हैं, आजकल हम असेट मोनेटाइज भी करते हैं कि एक तो हो गया कि भाई हमने एयर इंडिया बेच दी, एक हो गया कि भाई हमारे पास देखो इतनी बढ़िया सरकारी ट्रेन है, आपको अगर सरकारी ट्रेन हायर पे चाहिए तो ले लो। सो दिस इज असेट मोनेटाइजेशन। धीरे धीरे गवर्नमेंट इज अंडरस्टैंडिंग, और ये सिर्फ अभी का नहीं, 10-20 साल से जी, कि आप बिना फाइनेंशियली सस्टेनेबल हुए देश नहीं चला सकते। फ्रीबी या सब्सिडी जिसके बारे में बात करते हैं सर, सब्सिडी एक पॉलिटिशियन का सपना है, बट एक इकोनॉमिस्ट की वो नींद हराम करता है। इट इज एन इकोनॉमिस्ट्स नाइटमेयर, क्योंकि आप जहां किसी चीज पर सब्सिडी दोगे उसको रिकवर करना बहुत मुश्किल है। इंडिया में सब्सिडी देना हमारी एक सोशल नेसेसिटी है, लेकिन एट द सेम टाइम फिस्कली रिस्पॉन्सिबल होना भी हमारे लिए उतना ही इंपॉर्टेंट है, जो काफी हद तक हम नहीं करते। तो प्राइवेटाइजेशन करना, स्ट्रेटेजिक, मतलब बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस में हम जैसे LIC वगैरह का IPO और ये सब, तो हम सेल भी कर रहे हैं, स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट भी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं, हम असेट्स मोनेटाइज कर रहे हैं, यहाँ तक तो हम PLI भी दे रहे हैं सर। एक प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम होती है कि आप हमारे यहाँ प्रोड्यूस करो तो हम आपको थोड़ा बेनिफिट देंगे, टैक्स की छूट देंगे। जी सर ये सब कर रहे हैं ना, नया कुछ नहीं है। ये सब ये ऑलरेडी ग्रीन है। आप नाम बदलते हैं, आप उसको रीब्रांड करते हैं, एक नई एनर्जी से चाहे आप लेके आते हैं। दैट्स एंटायरली, वो हर गवर्नमेंट की अपनी एक ब्रांडिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको करनी। जी, एंड प्रोडक्ट ये होना चाहिए कि चीजें बेटर होनी चाहिए। श्योर। तो क्या उस हद तक हो रही है? जैसे अब हमने स्किल पे बहुत फोकस किया है, तो क्या इंडिया असल में ऑन ग्राउंड इज इंडिया बेटर स्किल्ड? द आंसर इज नो। 10 साल हो गए हमें स्किल करते हुए। 2015 में हमने एक नई स्किल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री बनाई थी। क्या इंडिया दुनिया का स्किल सप्लायर बनने के लिए रेडी है? सर हमारा सुपर पावर बनने का एक ही तरीका है, हमारे लोग, सर्विसेज। बस वी हैव टू बी द मैन पावर सप्लायर ऑफ द वर्ल्ड एंड फॉर अस, बी टेक्निकल और नॉन टेक्निकल। हाँ, सिंपल एज दैट। तो क्या हम उस पे इतना काम कर पा रहे हैं? नहीं, बहुत काम बाकी है, बहुत ज्यादा काम बाकी है। कोशिश है, थिंग्स आर रनिंग, बट देयर इज अ लॉट दैट नीड्स टू। सो बेसिकली गाड़ी स्लो ही है, ऐसा कुछ नहीं है कि पेस बढ़ गई है या 2 साल में इसका कोई हमें रिजल्ट दिखने वाला है। ट्रांसफॉर्मेशनल मतलब ग्रोथ या रेवोल्यूशन कुछ नहीं। अच्छा, when we talk about financial aspect, तो I have a very honest question जो मेरे मन में है. Let's talk about Russian oil. For an example, like India, we saw it in a lot of interviews. जयशंकर जी के भी देखा गया कि the sole reason we are buying Russian oil is it's pretty cheap for us. And their plain answer is it's cheap and it will help the country. But आज अगर हम सस्ता रशियन ऑयल ले रहे हैं तो हैज इट in any way helped the citizen of the country? What is your take on that? Do you think the prices has changed या better हुआ या सस्ते हो गए
Yeah, has India taken any advantage of the situation that has risen in the Europe? करेक्ट. सो हमने रशिया से ऑयल लिया जी, क्योंकि वो हमारे इंटरेस्ट में था. सर फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट. sure, definitely. सिंपल इज दैट, नेशनल इंटरेस्ट. आप उसको जस्टिफाई करने के लिए जो चाहो आप कर सकते हैं. हम रशिया से ऑयल लेते हैं, हम यूएस से ट्रेड करते, हम यूएस से एग्रीमेंट बनाते हैं और हम चाइना से ट्रेड करते हैं. हम यूएस से भी डिफेंस ले रहे हैं, रशिया से ऑयल डिफेंस ले रहे हैं और चाइना से ट्रेड कर रहे हैं क्योंकि हमारे हित में है. अब जब हम रशिया से ऑयल ले रहे हैं एट चीपर प्राइसेस, बिकॉज हम ले सकते हैं, पूरी दुनिया ने रशिया से लेने से मना करा है, हम ले रहे हैं क्योंकि हम ले रहे हैं. हैज दैट बेनिफिट ट्रांसलेटेड टू द कॉमन पर्सन? नहीं. फिर उल्टा क्वेश्चन ये होता है कि अगर हम ये नहीं करते तो क्या प्राइसेस और बढ़ते? Sure, ये भी एक क्वेश्चन. हाँ, कि क्या वो 120 रुपए लीटर हो जाता या 130 रुपए लीटर हो जाता? अगर वो 105 या 108 पे अभी वो अटका है तो इसलिए अटका है क्योंकि हमने वहां से लिया है. सर, डिटर्मिनिंग the value of oil and its conversion to petroleum and petroleum products बहुत सीधी मैथ्स है ही नहीं, क्योंकि फिर यहाँ हमारे पेट्रोलियम कंपनीज आ जाती हैं, फिर हमारा स्टेट इंटरवेंशन है, फिर इसमें सब्सिडी भी है. Sure. तो द प्राइसिंग इज वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स. ठीक है, पर बैरल ऑयल आपको इतना पड़ा, लेकिन वो फाइनली एंड कंज्यूमर जब आप और मैं हमारी गाड़ी में पेट्रोल भराने जाएंगे तो क्या होगा? और उसके ऊपर से सर जो हमने भी एथेनॉल 20% जी, E20. हाँ. शुरू किया है. मुझे ऑनेस्टली आई एम नॉट एजुकेटेड इनफ टू अंडरस्टैंड द टेक्निकलिटी बिहाइंड इट, बट एज अ सिटीजन मेरी गाड़ी का माइलेज आधा हो गया है. Sure. और आई थिंक कहीं ना कहीं एज भी कम होगा उसका. एंड एज इज समथिंग वी विल नो इन टाइम, बट श्योर हो गई. तो अब आप क्या करेंगे कि अब हायर ऑक्टेन पेट्रोल डालेंगे जो ज्यादा महंगा है, इसको कंपनसेट करना. बड़ा बात तो बराबर घुमा फिरा के वहीं आने. सो बेसिकली ले दे के जो भी चेंजेस फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे कुछ भी हुए होंगे वो कंज्यूमर के पहले ही हो गए होंगे. कंज्यूमर एंड पे कुछ चीजें चेंज नहीं हुई हैं. बिल्कुल. व्हेन वी टॉक अबाउट, कैन वी टॉक लिटिल अबाउट मिलिट्री इंटेंशंस? So when we talk about military intentions, we have heard that China has this very long term plan ki India ke it like a necklace, he wants to surround India, like take all the ports and islands, somehow make it look like a necklace. Yeah, string of pearl. Yeah. So Ring of Fires. what do you think about that ki when it comes to the agenda of Chinese, should we be alarmed about it, like in the near future, 10 to 20 years? Always be alarmed of the Chinese, sir. Also, so my understanding of foreign policy is very UPSC centric, or I do not indulge in conspiracy when it comes to foreign policy. तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है फॉरेन पॉलिसी की वो वही है जो बहुत पब्लिकली अवेलेबल डॉक्यूमेंटेड स्टफ, जो प्रूवन है, जो अखबारों में है, जो किताबों में है, जो मिनिस्ट्रीज करती जो डेवलपमेंट्स है. सर, वी मस्ट ऑलवेज बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ चाइनीज अग्रेशन बिकॉज दे आर एन एस्पिरेशनल सुपर पावर. दे आर ऑलरेडी अ सुपर पावर एंड दे एस्पायर ग्लोबल डोमिनेंस. और हमारे रीजन में चाइना का एक ही काउंटर पार्ट है, वो है हम, इंडिया. एंड ग्रोइंग चाइना पाकिस्तान नेक्सस, जिस तरह से चाइना ने श्रीलंका के साथ, अब जैसे बांग्लादेश में चीजें खराब हुई, सो देर आर the influence of China in Bangladesh has also been increasing. Influence of China in Myanmar and those regions, that's also increasing in terms of investments. तो चाइना सर एक मल्टी प्रोंग्ड गेम खेलते हैं. चाइना मिलिटरीली भी इंटरवीन करेगी, चाइना आपकी कंट्री में आके आपको इन्वेस्टमेंट्स में हेल्प करेगी, लोन्स में हेल्प करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्प करेगी, और उसी को तो वो चाइनीज डेट ट्रैप पॉलिसी. सो इट्स लाइक ट्राइंग टू क्रिपल यू, पैसा दे के क्रिपल करना है. एंड जब इंडिया फॉर एग्जांपल इंटरवीन करती है, जब इंडिया ह्यूमैनिटेरियन हेल्प करती है, तो इंडिया वहाँ लोकलों को हैंड ओवर करके आती है. Sure. This is one of the reasons why, despite a regime change in Afghanistan, even the Taliban in Afghanistan is not anti-India. Sure. कि हमने जब वहाँ उनकी पार्लियामेंट बनाई, हमने उनके लिए वहाँ पे एक डैम बनाया, वहाँ हमने एक दिलारंज हाईवे बनाया, ये सारी चीजें करी, और वो बना के लोकल्स को ट्रेन करके हम आ गए. हमने फैसिलिटेट किया, हम वहाँ बैठ नहीं गए, हमने वहाँ जमा नहीं लिया कि अब हमारा. China and US are very, very interventionist in that way. US more militarily, China more economically. So we have to always be very careful of the China.
very very careful. And basically after US का जो टैरिफ वॉर रही है, ये जो फियास्को अभी हुआ, what have you got to say about Donald it's Trump? very arbitrary sir. It is that the world is divided. जिसको हम बोलते हैं कि ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल साउथ जिसको टर्म यूज करते हैं, a term of developing countries who have been historically neglected. Sure. आज अगर इंडिया डेवलप्ड नहीं है is largely because of how we were Exploitation. colonially. Sure. तो we have to be given that extra space. हमारे जैसे बहुत देश हैं, जी. तो कुछ अगर हम प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज रखेंगे ट्रेड में, हम सब्सिडीज रखेंगे, हम थोड़ा फॉरेन बैरियर रखेंगे, Right. तो वो हमारी इंटरेस्ट में है, क्योंकि हमें अपना देश, वी आर नॉट सिमिलरली प्लेस्ड. Sure. ये चीज आप एनवायरनमेंट में अप्लाई करो. यूरोप और यूएस ने डंके की चोट पे इंडस्ट्रियलाइजेशन पे पर्यावरण की ऐसी की तैसी कर दी. दे हैव अ हायर रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड्स द एनवायरनमेंट देन वी डू. तो इसलिए वो डिफरेंशिएटेड मैकेनिज्म होना बहुत जरूरी है. सिमिलरली टैरिफ में भी डिफरेंशिएशन होना चाहिए. सिमिलरली मिलिट्री में डिफरेंशिएशन होना चाहिए. मतलब जब दो कंट्रीज सिमिलर हैं ही नहीं, तो आप सबको ब्लैंकेट सिमिलरली ट्रीट कैसे कर सकते? एंड यूएस बिलीव्स दैट दे आर द कस्टोडियंस ऑफ ग्लोबल ऑर्डर. Yeah. उनको ऐसा लगता है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है दुनिया के लिए, विच आई थिंक सर कोविड के बाद से खासकर आई थिंक द hegemony has, the global order has significantly changed. Shifted. At least in a multipolar world now. We're in a post neoliberal world now. It's not just US hegemony or just Chinese, Right. counter activity. It's a different world. और ये बन रहा है. It's shaping up. Let's see. But very arbitrary and very discriminatory and very disheartening. जिस सवाल का जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला, बहुत सोचता हूँ सर इसके बारे में. Why didn't we see this coming? मतलब why was this so random and so surprising? हमारे इतने स्टेट विजिट्स रहे हैं यूएस के साथ, हमारे इतने बायलैटरल डायलॉग्स रहे हैं, इतने चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन ओपन रहे हैं. ये एकदम से कैसे? Why did we not see this coming? Is this could the diplomacy have done slightly better? Is this an intelligence failure? It could be anything, but why were we surprised? मतलब this is just obnoxious. मतलब ये we would have been prepared better for it. और कोई रीजन नहीं है सर. वो यूएस भी अपने नेशनल इंटरेस्ट के लिए कर रहा है. Sure. कि उनको टैरिफ बढ़ाने पड़ेंगे, उनको टैरिफ इक्वलाइजेशन देना पड़ेगा, उनको सिमिलर ट्रीट करना पड़ेगा, तो उनकी हालत खराब है. लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने को ठीक करने के लिए दूसरे के साथ इतना खराब इम्पैक्ट करो, because lives are at stake. Right. इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट समझिए सर. So many Indians who are living in the US are living on a day-to-day basis. जितने टेकीज हैं, खासकर जो प्रोडक्ट मैनेजर रोल्स में हैं, उनको नहीं पता अगले दिन उनकी नौकरी है कि नहीं. उनको पता ही नहीं कि क्या होगा, कि वीजा कॉस्ट बढ़ा रहे हैं, 10 तरह की And कल क्या नया रिफॉर्म आ जाएगा, they are just uncertain about. एंड यूएस इज अ कंट्री सर इज बिल्ट ऑन डायस्पोरा. अगर यूएस से आप फॉरेन नेशनैलिटी हटा दो तो यूएस की आधी कॉम्पिटेंस खत्म हो जाएगी. It will become a coconut. हाँ. So don't you think कि कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रम्प का एजिटेशन is one of the major factor? Like a businessman trying to lead a country politically, who has been a businessman all his life, जिसने हमेशा अपने actions profit oriented रखे हैं, and he suddenly starts running a country. Don't you think that could also be one of the major reason for sudden like such agitated decisions? एब्सोल्युटली सर. एंड ऑल्सो जब आप ऐसे डिसीजंस ले रहे हो, तो ये डिसीजन कौन ले रहा है? इज इट वन सिंगल पर्सन टेकिंग इट, या आपको जो एडवाइस कर रहे हैं, जो आपके जो यूएस के प्रेसिडेंट का कैबिनेट होगा, जो उनके जो हमारे यहाँ मिनिस्ट्रीज होते हैं, वहाँ जो हमारे यहाँ मिनिस्टर्स होते हैं, वहाँ पर उनको सेक्रेटरीज बोलते हैं. तो जो उनके एडवाइजर्स है, क्या सोच के, क्या दिमाग में आके वो कर रहे हैं, क्या उनका एजेंडा है? आई थिंक सर एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्ले द होम ग्राउंड, आवर नेशन, वी नीड टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम. और ये दुनिया भर में हो रहा है. यूएस में हो रहा है, ब्राजील में हो रहा है, चाइना में हो रहा है, ये अफ्रीका में हो रहा है, रशिया में तो है ही है. सो एवरीबडी इज ट्राइंग टू प्रोटेक्ट देयर होम ग्राउंड. और इस चक्कर में हम सब लोग भूल रहे हैं दैट द वर्ल्ड इज एन इंटरकनेक्टेड प्लेस. Sure.
और ये इंटरकनेक्टेड दुनिया को हम ही ने बनाया है, और अभी हम सभी लोग पीछे हट रहे हैं। इट्स नॉट दैट सिंपल नाउ। इट्स नॉट दैट सिंपल। मतलब जोग्राफिकली सोचिए सर, एक ला नीना एल नीनो साउथ अमेरिका में होती है और इंडिया में बाढ़ या ड्राउट आ सकती है। बिल्कुल। मतलब अगर जोग्राफिकली द वर्ल्ड इज सो इंटरकनेक्टेड, तो मतलब इकोनॉमिकली, मिलिटरीली क्या नहीं हो सकता। बिल्कुल। मतलब 2008 का क्राइसिस यूएस का इकोनॉमिक अफेक्टेड द वर्ल्ड। गल्फ का ऑयल क्राइसिस अफेक्टेड अस इन द 1990s। Today, international events are no longer isolated events. Russia-Ukraine war, semiconductor crisis, these are all global. Taiwan. Exactly. दुनिया को इंटरकनेक्टेड हम बनाते हैं और आप बोलते हैं कि हम अपना करेंगे, तुम अपना करो। ये क्या चल रहा है? ऐसे नहीं होता है। इट्स नॉट दैट सिंपल। अब मैं नहीं खेलूंगा, तुम मेरा मन भर गया। राइट। अच्छा, you were just saying about freebie culture. What is your take? When did it start? It's not something that has started 5 years back or something. ये पुरानी थोड़ी सी चीज है। What are the pros and cons? What do you honestly think? कि क्या है ये, क्या चल रहा है? सिर्फ फ्रीबी कौन दे रहा है, किसको दे रहा है और क्या दे रहा है, राइट, ये मैटर करता है। या तो आप फ्रीबी दे रहे हो या देने का वादा कर रहे हो। जी। जो दे रहा है वो गवर्नमेंट है। अब फ्रीबीज में सर, अगर आप इरेशनली फ्रीबीज देते कि आपने लोन ही माफ कर दिए या आपने सीधा लोगों के अकाउंट में पैसे डाल दिए, फ्रीबीज अ फॉर्म ऑफ सब्सिडी, इट इज अ फॉर्म ऑफ ट्रांसफर पेमेंट। श्योर। इसको फाइनेंशियली या इकोनॉमिकली रिवाइव करना बहुत मुश्किल है। राइट। तो इसका जो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है वो तो डिजास्टर्स है ही, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम आपने डेमोक्रेसी की नींव हिला दी। आपने ट्रांजैक्शन बना दिया ना, आपने फेवर मार्केट बना दिया कि मैंने आपकी बिजली के बिल कम कर दिए, मैंने आपके पानी के बिल कम कर दिए, तो आप मुझे वो सरकार दे दो, आप मुझे सरकार दे दो। क्या हम ये एक आम इंसान के लिए बिजली का बिल और पानी का बिल कम होना बहुत बड़ी बात है, लेकिन क्या आप वोट इस बात पे दोगे? इज दिस व्हाट इंडियन डेमोक्रेसी हैज कम डाउन टू? कि इंडिया में इलेक्शन कैसे जीतने हैं? जी पानी के बिल कम करा दो, जी इलेक्ट्रिसिटी के बिल कम करा दो, अच्छा एलपीजी में सब्सिडी दे दो, या इनको ये खाना फ्री में पहुंचवा दो, इस पे वोट देते ही हैं। डू यू थिंक कि जो केजरीवाल जी का जो फ्रीबी चालू हुआ, उन्होंने बहुत सारी चीजें प्रमोट की, मतलब जैसे आपने बताया कि पानी बिजली में ये, डू यू थिंक इट इज वन ऑफ द स्टार्टिंग पॉइंट जहां से लोगों को लगा कि ओ पहले से हो रहा है? वही वही मैं कह रहा हूँ, क्योंकि ये चीजें पुरानी हो रही है, बट एक मे बी ऑन अ लार्जर स्केल ये हमने केजरीवाल जी से सीखा कि हाउ फ्रीबीज कैन इन्फ्लुएंस लाइक वोट बैंक्स। ये चीज हमें दिल्ली में क्या देखने मिली? सो सर, आम आदमी पार्टी सेट आउट टू बी दिस एंटी करप्शन, ना खाएंगे ना खाने देंगे। हाँ, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वी आर द क्रूसेडर्स अगेंस्ट करप्शन। श्योर। ठीक है, फेयर इनफ। आई एम नॉट अवेयर ऑफ मतलब what is the degree of corruption in Aam Aadmi Party or in that, because uska except for that liquor thing not necessarily came, but ठीक है, keeping that aside, but आपने कहा हम करप्शन नहीं करने देंगे, उससे हमारे पास इतना पैसा होगा और इस पैसा से हम आपके लिए ये चीजें ठीक कर देंगे। जी। दैट वाज द मैथ्स। अब आम आदमी पार्टी की सरकार मेजरली दिल्ली और पंजाब में रही है, तो क्या इस फ्रीबी कल्चर से या इन ये बिल सस्ते करने से क्या दिल्ली और पंजाब में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रही है या नहीं? जवाब यहां आ जाता है। दिल्ली में जहां तक स्टेटमेंट्स की बात है, मोरलेस तक ठीक है, बिकॉज दे वर एबल टू रैशन इट। दिल्ली का इतना बर्डन भी नहीं था। पंजाब का अब जब साइकिल खत्म होगा तब पता चलेगा कि कितने पानी में है। बट सिर्फ इसी बात पे वोट का, अब आप सोचिए, बिजली कम हो रही है और पानी कम हो रहा है और मेरे को राशन फ्री मिल रहा है, ये कौन से वोटर के लिए है? जब 2024 के इलेक्शंस होते हैं, वी हैव 98 करोड़ वोटर्स, मेजॉरिटी ऑफ दोस 98 करोड़ वोटर्स आर रूरल वोटर्स, राइट। तो और वोटर्स हु आर बिलो अ सर्टेन इनकम डिस्पेंसेशन, जी, 98 करोड़ लोग वोट कर सकते हैं, 66 करोड़ जाके वोट करते हैं, उसमें से मेजर लोग जो वोट करते हैं दे आर फ्रॉम at least a difficult socio-economic space. Sure. तो आप तो मार्केट, यू आर प्लेइंग टू द मासेस। या अर्बन इंडिया बैठ के बोलती है कि ये क्या तरीका हो, तो आके जाके वोट तो करो।
जब जब दिल्ली, गुड़गांव, बॉम्बे, बैंगलोर में खासकर दिल्ली, बॉम्बे में, मेट्रो सिटीज में, आई हियर कॉर्पोरेट पीपल सेइंग, अरे गवर्नमेंट का देखो क्या हाल है, सड़क का क्या हाल है। अब वोट किया था जाके? नहीं किया था ना। आप तो छुट्टी मनाने, बैंगलोर में तो आपको छुट्टी मनाने आप गोवा चले गए थे। ये बोल के कि हमें क्या लेना है। हमें क्या लेना। राइट। तो वो तो अपने टारगेट ऑडियंस को टारगेट कर रहा है कि जब मेरे को ज्यादातर लोग जो वोट कर रहे हैं वो गरीब है, तो गरीब को क्या चाहिए? गरीब को चीजें सस्ती चाहिए, कर दो सस्ती, खत्म बात। राइट। तो उससे आपने इलेक्शंस का मजाक बना दिया। तो अगर हम ऐसे लोगों को अगर फ्रीबीज दे दे के इलेक्शन जीत रहे हैं, तो व्हाट गुड कैन कम आउट ऑफ इट? सो दैट्स द प्रॉब्लम। फ्रीबीज आर शॉर्ट टर्म, फ्रीबीज आर वेरी शॉर्ट टर्म। आपने बिल्स पर डिस्काउंट दे दिया, आपने फ्री राशन दे दिया, आपने अकाउंट में पैसे डलवा दिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के थ्रू, ये शॉर्ट टर्म है। क्या इससे फंडामेंटली ग्रोथ हुई? क्या वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ? नहीं ना। टेक अ सिंपल एग्जांपल सर, एमजी नरेगा है, दुनिया की सबसे बड़ी एम्प्लॉयमेंट वर्क स्कीम है कि 100 दिन रूरल हाउस होल्ड, रूरल अडल्ट मेंबर को नौकरी मिलेगी, नहीं मिली तो हम पैसा देंगे। क्या उससे वो सेल्फ सफिशिएंट हुआ? नहीं। उसको 100 दिन और डिमांडिंग हो जाएगा। बस। तो इट इज मोर लाइक आप एक ऐसे सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन को खड़ा कर रहे हैं जिसको अगर आप कल देना बंद कर देंगे तो शायद वो रिवोल्ट कर दे कि भैया देना क्यों बंद किया, अब तो ये हमारा हक है। हाँ, एंड आप उनको रियली अपलिफ्ट कर नहीं रहे ना। क्या एग्जैक्टली आपका ये कहना चाहिए कि नहीं, लेकिन हमारे देश में सरकारों को सरकार में रहने के लिए देश में गरीबी होनी बहुत जरूरी है। जिस दिन देश में लोग पढ़े लिखे हो गए, जिस दिन देश में लोगों के पास ढंग की नौकरियां हो गई, सरकार को लाइन में खड़ा कर देंगे, बोलेंगे हाँ भाई क्या काम है, कहाँ किया। हमारे लाइन ऑफ वर्क में सर लोग डीएम एसपी को क्यों पूजा करते हैं? क्यों माई बाप मेंटालिटी है? दिल्ली, बॉम्बे, गुड़गांव में आप कौन जानता है उनके कौन कलेक्टर है? किसी को नहीं पता मालूम। लेकिन नागपुर कलेक्टर पता होगा। नागपुर कलेक्टर भी नहीं पता होगा, लेकिन अपना इधर नांदेड़ कलेक्टर पता होगा। नांदेड़ में कौन कलेक्टर है सबको पता होगा। गोरखपुर में कलेक्टर कौन है सबको पता होगा। नोएडा में कलेक्टर कौन है ज्यादा लोगों को नहीं पता होगा। जब whenever there is socio-economic growth, the government starts playing a facilitative role. Relevance, presence कम हो जाती है। तो फिर जब गवर्नमेंट की प्रेजेंस कम हो जाएगी तो फिर किस बात से वोट मांगे? फिर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म मांगेंगे कि स्कूल का है, पब्लिक सिस्टम दिखाइए अपने स्कूल्स का, अपने पब्लिक हेल्थ सिस्टम दिखाइए क्या चल रहा है। बिल्कुल। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे काम नहीं हुआ। राइट टू एजुकेशन हैज बीन फिनोमिनल। मतलब टुडे वी हैव अ क्लोज टू 98% एनरोलमेंट रेट इन प्राइमरी स्कूल्स। प्रॉब्लम ये है कि कॉलेज स्कूल खत्म करते करते 26% बचता है। बाप रे। 98% आर ऑफ एज चिल्ड्रन आर इन प्राइमरी स्कूल्स, लेकिन ओनली 26% गोइंग टू कॉलेज। बीच में कहाँ गायब हो गए? आयुष्मान भारत वो जन आरोग्य योजना लेके आए हम जी। इसमें एटलीस्ट सोशो इकोनॉमिकली जो पुअर लोग हैं और जो सीनियर सिटीजन्स हैं उनके लिए हेल्थ इंश्योरेंस फ्री कर दी। बहुत बढ़िया। अस्पताल जाके देखिए, वो बात पे क्यों आयुष्मान भारत पे 5 लाख का कवर है एक पूरी फैमिली को। सर दर्द है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट करके एंजियोग्राफी करके भेज रहे हैं। ये हाल है जबरदस्ती का। प्राइवेट सेक्टर से लेके, प्राइवेट हॉस्पिटल से लेके सबका यही हाल है। तो कहीं ना कहीं अगर आप कुछ मतलब इससे तो यही समझ रहे हैं ना कि अगर आप कुछ अच्छे इंटेंशन से भी कोई डिसीजन ले तो उसको भी लोग एक्सप्लॉइटेटिव वे में कैसे यूज कर सकते हैं। सो बेसिकली कहीं ना कहीं हम लोगों को भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी पड़ेगी ना। गलती हमारा मतलब वी हैव टू टेक, हमको कहीं ना कहीं सुधारना पड़ेगा। वी हैव टू स्टार्ट सेइंग, हमें लाइन में लगना पड़ेगा। हमें, मैं तो सर मेरे को ना थोड़ी सी चुल होती है जब मैं सड़क पर चल रहा होता हूँ और मैं खास कर देखता हूँ जब कोई फैमिली साथ में सामने जा रही है और वो कचरा गिराएगी, मैं वो फैमिली के सामने कचरा उठाऊंगा उसका और दैट इट इज मतलब इट इज, आप सड़क पे चल रहे हैं, गाड़ी चल रही है आपकी, रॉन्ग साइड में एक फैमिली गाड़ी उल्टी रॉन्ग साइड पे आ रही है, उसमें बच्चे बैठे हैं, उनकी सिक्योरिटी तो छोड़ो, बच्चा क्या सीख रहा है?
बिल्कुल और वो गाड़ी में जो हस्बैंड वाइफ जो भी ड्राइव कर रहे हैं वो इस कॉन्फिडेंस में ड्राइव कर रहे हैं कि हम तो सही कर रहे हैं, तो मैं तो गाड़ी रोक देता हूँ कि मैं तो नहीं हिल रहा, करना है जो कर। फिर उसमें फिर दिल्ली जैसे शहरों में डर लगता है कि यार कहीं कुछ कम ज्यादा। कम ज्यादा ना हो जाए दिल्ली का, तो कब कोई बंदूक निकाल ले। हाँ बट वी एज सिटीजंस हैव टू लर्न। आप पढ़े लिखे घरों में डोमेस्टिक वायलेंस होती है, जी जी पढ़े लिखे घरों में डाउरी हैरेसमेंट होती है, श्योर। एयरपोर्ट जनरली पीपल हु कैन अफोर्ड कैन गो। हम एक बहुत ही सोशियो इकोनॉमिकली पुअर इंसान तो फ्रीक्वेंटली फ्लाई नहीं करेगा, Right. मिडिल क्लास एंड अबव ही फ्रीक्वेंटली फ्लाई करेंगे। जी एयरपोर्ट पे जब आप चेक इन करने जाते हैं, चेक इन करने के बाद जब अपना सिक्योरिटी चेक होता है, हालत देख लीजिए। सिविक सेंस है ना। अगर चुपचाप लोग लेन में चला लें, पेशेंस। हाँ हाँ चुपचाप लेन में चला लें, 2-2 मीटर के डिस्टेंस पर रख के, आपका ट्रैफिक जैम नहीं होगा। इस पे MIT की रिसर्च है। करेगा कौन? कहीं उस सेल्फ अवेयरनेस आनी चाहिए बिल्कुल। वो तब तक नहीं आएगी जब तक हमको एंटाइटलमेंट फील होगा कि अब मेरे पास गाड़ी है तो मैं तो उमटा चलाऊं, आई एम बेटर देन द रेस्ट। Right. द वन थिंग यू लव अबाउट यूरोप इज जो सड़क पे चल रहा है उसकी प्रायोरिटी है। गाड़ी रुकेगी ताकि वो रोड क्रॉस कर सके। Right. हमारे यहाँ तो उसको उस उल्टा पे है। चढ़ा के लिखे। हाँ ये सामने आया तो चढ़ा देना। करेक्ट करेक्ट। सो बेसिकली जैसा आपने एक्सप्लेन किया, अगर हम फ्रीबीज की भी बात कर रहे हैं तो अल्टीमेटली इनडायरेक्टली डायरेक्टली इट इज क्रिएटिंग, इट इज मे बी प्रिपेयरिंग अ सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन जो फिर जिसको लेने की आदत हो जाए, और जिसको एक बार लेने की आदत हो जाए उसको फिर काम करने के लेने में मजा नहीं आता है। सर इसका एक टर्म भी है, कंप्लेसेंसी ऑफ पॉवर्टी। फॉर एग्जाम्पल हम एक पॉवर्टी लाइन बनाते हैं 1000 रुपए पर महीना पर मंथ। अब सपोज मेरी इनकम 900 रुपए है और आपकी 1100 रुपए है, मैं क्यों मेहनत करूं 1000 रुपए के ऊपर आने में? क्योंकि 1000 रुपए से अगर मैं नीचे हूं तो मेरे को बिलो पॉवर्टी लाइन होने के सारे बेनिफिट मिल रहे हैं। एक टर्म है, एक एकेडमिक टर्म है जिसको कहते हैं कंप्लेसेंसी ऑफ पॉवर्टी। आप बिल्कुल से आदत पड़ जाती है, फिर आप वोटर बिहेवियर इंकरेज कर रहे हो कि मैं तो तभी वोट करूंगा अगर मुझे कुछ मिलेगा, नहीं तो मैं वोट ही नहीं करूंगा, क्या फर्क पड़ता है मुझे। और फिर अगर आप इस मेंटालिटी से अगर वोटिंग करते हैं और मान लेते हैं कि आने वाली सरकार अगर अपने तरीके से एक्सप्लॉइट भी करती है, तो फिर वो क्या गलत कर रही है? क्योंकि आपने तो बेटर मांगा ही नहीं। हाँ। आपने तो मांगा ही है कि मुझे अभी शॉर्ट टर्म कुछ दे दो Correct. और जो करना है वो कर लो। तो जिसको देना था उसने आपको दे दिया, अब वो 5 साल कैसे भी रेज्यूम करे उसके लिए फिर आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि आपने अच्छा चलाया बुरा चलाया। When was the last time हमने एक मैनिफेस्टो एनालिसिस देखा हो कि आपकी सरकार थी 5 साल, आपने स्टार्ट करते टाइम ये मैनिफेस्टो में ये बोला था, 5 साल खत्म हो गए, ये नहीं हुआ है नेवर हर्ड, कभी नहीं सुना। कभी। डोंट यू थिंक ये एक तरीके का एक रिफॉर्म होना चाहिए लीगैलिटी में? टेलीवाइज डिबेट्स होने चाहिए, लाइव डिस्कशंस होने चाहिए, मैनिफेस्टोज का एक प्रॉपर रिव्यू होना चाहिए। कौन करेगा वो एक अलग बात है। इतनी बड़ी संस्था है सर हमारे पास, तो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल CAG, जिसका बेसिकली काम ये है सरकार को पूछना कि पैसा खर्च कहाँ किया, क्यों किया, और जिसके लिए खर्च किया वो उतना लायक बना है कि नहीं। उस रिपोर्ट का क्या होता है? वो हर साल पार्लियामेंट में आती है। पार्लियामेंट में एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होती है जो रैंडमली उसमें से एक रिपोर्ट उठाती है, और ऐसा नहीं है कि आज अगर कोई इश्यू हो तो उसकी रिपोर्ट अगले साल आएगी, वो 4 साल बाद आएगी, फिर वो 4 साल बाद पार्लियामेंट में उठेगी, फिर आप कर लो जो कर, तब तक सरकारें बदल गई।